कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सैलरी कमाते हैं, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी दुखी होते हैं और कुछ लोग मामूली आय में भी सुकून से जीते हैं? असल में पैसा सिर्फ कमाने का खेल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, सोचने का तरीका है, फैसले लेने का हुनर है। और यही बात मॉर्गन हाउसल ने अपनी मशहूर किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी में बेहद सरल पर असरदार कहानियों के जरिए समझाई है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि स्टॉक कब खरीदे या कितना इन्वेस्ट करें। ये सिखाती है आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी आदतें ही आपकी दौलत तय करती है। इस ऑडियो बुक में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां हर अध्याय आपके अंदर के उस इंसान से बात करेगा जो पैसा चाहता है पर शांति भी, जो अमीर बनना चाहता है पर समझदार भी। तो चलिए पैसे को समझने की नहीं, खुद को समझने की ये यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। 1990 में एक आदमी ने लास वेगास के एक कसिनो में जाकर अपनी जिंदगी की पूरी कमाई जुए में दांव पर लगा दी और कुछ ही घंटों में सब कुछ हार गया। बेवकूफ? शायद, लेकिन पागल? नहीं। हर इंसान पैसे को वैसे देखता है जैसे उसकी जिंदगी ने उसे सिखाया है। आप जहां पैदा हुए, आपके माँ बाप पैसे को कैसे संभालते थे? आपने अपने बचपन में क्या देखा? गरीबी, संघर्ष या ऐशो आराम? यही तय करता है कि आप आज पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। 1940 में जन्मे किसी इंसान ने शायद ग्रेट डिप्रेशन देखा होगा। उसके लिए बैंक का भरोसा एक मजाक है, वो पैसा हमेशा कैश में रखेगा। लेकिन 1990 के बाद जन्मे बच्चे, उन्होंने स्टॉक मार्केट के बूम देखे हैं। वो रिस्क लेने से नहीं डरते। हम सब एक अलग लेंस से पैसे को देखते हैं। आपकी फाइनेंशियल सोच कोई गणित नहीं है, वो एक कहानी है जो आपने अपनी जिंदगी के पन्नों पर लिखी है। क्या हम दूसरों की फाइनेंशियल सोच को समझ सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई बड़ा घर नहीं खरीद रहा तो वो कंजूस नहीं, बस डरा हुआ हो सकता है? या जो शेयर बाजार से दूर है वो बेवकूफ नहीं, शायद जिंदगी में पहले बहुत कुछ हार चुका है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको पैसे के मामले में पागल लगे तो याद रखिए, वो आपके जैसे नहीं जिया है और शायद वो सच में पागल नहीं है, वो सिर्फ इंसान है, अपने अनुभवों का बंधा हुआ इंसान। चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो किस्मत और रिस्क के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखता है। चैप्टर 2, लक रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से सिर्फ एक मौत का फासला था? 1970 के दशक में दो होशियार लड़के अमेरिका के एक प्राइवेट स्कूल, लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ही कंप्यूटर में जीनियस। दोनों का सपना था टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना। पहला लड़का था बिल गेट्स, दूसरा उसका सबसे अच्छा दोस्त केंट एवेंस। लेकिन फिर एक दिन केंट पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते समय एक हादसे में मर गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसकी कहानी वही खत्म हो गई। बिल बच गया और उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। सोचिए, अगर केंट एवेंस जिंदा रहता तो शायद आज वो सबसे अमीर आदमी होता, या हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा कुछ वो बना चुका होता। लेकिन किस्मत ने फैसला कर लिया था। बिल गेट्स कहते हैं, मैं जहां पहुंचा हूं उसमें मेरी मेहनत है, लेकिन किस्मत भी। हमें से बहुत से लोग सफल होने पर खुद की पीठ थपथपाते हैं और जब कोई असफल होता है तो उसे दोषी ठहराते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल याद दिलाते हैं, किसी की सफलता सिर्फ टैलेंट या मेहनत की वजह से नहीं होती, उसमें किस्मत भी होती है। और असफलता, वो हमेशा मूर्खता नहीं होती, कई बार वो सिर्फ बुरा वक्त होती है। किस्मत और जोखिम दोनों जुड़वा भाई है। हम सिर्फ किस्मत को पहचानते हैं जब हम जीतते हैं और सिर्फ जोखिम को देखते हैं जब हम हारते हैं। पर असल बात यह है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपके अहंकार को नहीं छूनी चाहिए।
इसलिए जब आप खुद को सफल देखें तो थोड़ा विनम्र बनिए, और जब दूसरों को गिरते देखें तो थोड़ी करुणा रखिए, क्योंकि जिंदगी का खेल है 50% समझदारी और 50% किस्मत। इसलिए हर कहानी के पीछे एक छुपा हुआ अगर होता है, और हर नाकामी के पीछे एक काश। चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो हमें सिखाता है सच में अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। चैप्टर 3, नेवर इनफ यानी काफी है। अगर आपके पास 100 करोड़ है और आप किसी 101वें करोड़ के लिए जेल चले जाते हैं, तो क्या आप अमीर हैं या लालची? एक बार की बात है, अमेरिका का सबसे ताकतवर हेज फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके पीछे नोबेल विजेता दिमाग थे, अरबों डॉलर का कंट्रोल था। लेकिन फिर भी वो एक और ट्रिलियन कमाने की कोशिश में डूब गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए काफी कभी था ही नहीं। बाजार में गिरावट आई, रिस्क लिया गया और सब कुछ चला गया। एक बार फिर बहुत कुछ होते हुए भी और चाहिए था, और वो और ही उनकी बर्बादी बन गई। हम सब एक रेस में भाग रहे हैं, और इस रेस की सबसे खतरनाक बात क्या है? इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई इनफ नहीं है। आपने जिंदगी में क्या पाया? घर है, परिवार है, अच्छा खाना है, नींद आती है, तो रुककर सोचना सीखो, क्या ये काफी नहीं है? इनफ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक आजादी है लालच से। जो इंसान ये कह सके मेरे पास काफी है, वही सबसे अमीर इंसान है। जितना भी दौड़ लो, अगर अंत में दिल में शांति नहीं है तो सब कुछ बेमतलब है। अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां हम जानेंगे पैसा कैसे एक बीज की तरह काम करता है, और सबसे बड़ा जादू कैसे पैदा होता है, धैर्य से। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग यानी कंपाउंडिंग का जादू। अगर मैं कहूं कि वॉरेन बफेट का असली राज शेयर मार्केट नहीं बल्कि घड़ी है, तो क्या आप मानेंगे? वॉरेन बफेट की नेट वर्थ है 100 अरब डॉलर से ज्यादा। लेकिन जानते हो इनमें से 85 अरब डॉलर उन्होंने कब कमाए? जब वो 65 साल के थे, यानी रिटायरमेंट की उम्र में। बफेट की असली ताकत है उनका टाइमलाइन, ना कि उनका टैलेंट। वो 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे और 90 की उम्र तक करते रहे। इसलिए कंपाउंडिंग को मौका मिला बढ़ने का, जड़ें फैलाने का, चमत्कार करने का। कंपाउंडिंग कोई तेज रेस नहीं है, ये एक धीमी आग है जो धैर्य से जलती है और वक्त के साथ सब कुछ बदल देती है। अधिकतर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को कम आंकते हैं क्योंकि वो 1 साल 2 साल में रिटर्न चाहते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप 10, 20 या 30 साल इंतजार करते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन आखिर में वो एक्सपोनेंशियल धमाका करता है। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, तो 1 साल में वो 37 गुना बेहतर बन सकता है। ऐसा ही होता है स्मॉल स्टेप्स प्लस टाइम मास्टरपीस। तो अगली बार जब आप सोचें, इतना धीरे क्यों बढ़ रहा हूं, मेरा पैसा इतना क्यों नहीं बढ़ रहा, सब मेरे आगे क्यों निकल गए, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं कंपाउंडिंग का सम्मान कर रहा हूं? क्योंकि पैसा बनाना आसान है, पर समय के साथ पैसा बनने देना, यही असली बुद्धिमानी है। अब आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो बताता है कि पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों अलग अलग युद्ध है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी यानी पैसा कमाना बनाम पैसा बचाना। दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ ही उसे बनाए रख पाते हैं। पैसा कमाना हिम्मत का काम है, लेकिन पैसा बचाए रखना डर, अनुशासन और विनम्रता का। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क, स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। यानी अमीर बनने के लिए रिस्क चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता। बहुत से लोग बाजार में बड़ा रिस्क लेते हैं, फिर एक झटके में सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि वो कभी हार नहीं सकते। ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयज मोर वेल्थ देन एनी मार्केट क्रैश।
वॉरेन बफेट कहते हैं, रूल नो एक, नेवर लूज मनी। रूल नो दो, नेवर फॉरगेट रूल नो एक। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अस्त्र है। अगर आपको अमीर बने रहना है तो 3 चीजें सीखो। सर्वाइवल मेंटालिटी, हमेशा ये मानो कि कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। रूम फॉर एरर, कभी भी हर पैसे को दाव पर मत लगाओ। फियर एंड रिस्पेक्ट, बाजार का सम्मान करो, घमंड मत पालो। जो बचा रह सकता है वो जी सकता है। आप रोज रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। हर साल उसका पोर्टफोलियो 30% ग्रो करता था। लेकिन एक साल उसने सोचा, अब मैं और भी बड़ा रिस्क लूंगा। नतीजा, 3 महीने में सब कुछ डूब गया। उसने पैसा कमाया था पर संभाल नहीं पाया। इसलिए पैसा कमाने की कला और पैसा संभालने की समझ दोनों अलग है। पहली आपको भीड़ में मशहूर बनाती है, दूसरी आपको वक्त की मार से बचाती है। अब अगला अध्याय आपको बताएगा कि असल में पैसे से सबसे बड़ी दौलत क्या मिलती है। टेल्स यू विन नहीं। मॉर्गन हाउसल की किताब का असली चैप्टर 6, फ्रीडम, यानी पैसे की सबसे बड़ी ताकत, आजादी। दौलत का मतलब क्या है? बड़ी गाड़ी, महंगा घर, लग्जरी घड़ी? नहीं, दौलत का सबसे बड़ा मतलब है मैं कब, क्या और कैसे करना चाहता हूं, ये मैं खुद तय कर सकूं। यही होती है आजादी। पैसे की असली ताकत है कंट्रोल ओवर योर टाइम, यानी आपका वक्त आपका अपना हो। सुबह किस वक्त उठना है, किसके साथ काम करना है, कितने घंटे काम करना है और कब रुक जाना है, ये सब अगर आप तय कर सकते हैं तो आप अमीर हैं। हम मानते हैं कि पैसा हमें चीजें दिलाएगा, लेकिन असल में पैसा हमें विकल्प देता है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी किसी और की मर्जी से जीते हैं। 9 से 9 की नौकरी, बॉस की डांट, हर शुक्रवार रात आजादी का सपना देखना। ये दौलत नहीं है, ये गुलामी है पैसे की। सच्ची दौलत वो है जब आप अपने बच्चों के साथ दोपहर में पार्क जा सकें, जब आप बीमार हो तो बिना डर के छुट्टी ले सकें, जब आप किसी का चेहरा देखकर ना कह सकें, क्योंकि आपको डर नहीं कि सैलरी कटेगी। आपके पास 10 लाख हो या 10 करोड़, अगर आप अपने दिन का मालिक नहीं हैं तो आप अब भी गरीब हैं, बस महंगे कपड़े पहनकर। पैसा आपको आजादी दिला सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप उसे सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं, बल्कि वक्त खरीदने का जरिया समझें। तो अगली बार जब आप ज्यादा कमाने के बारे में सोचें, तो ये भी सोचें, क्या मैं ज्यादा आजादी भी खरीद रहा हूं या बस और ज्यादा जंजीरें? अब चलिए अगले अध्याय की ओर, जो बताता है इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अगर हम उसे ही सब कुछ मान ले तो हम भविष्य में अंधे हो सकते हैं। चैप्टर 7, मैन इन द कार पैराडॉक्स, एक ऐसी कहानी जो दिखावे की सच्चाई को उजागर करती है। आपने कभी सड़क पर किसी की लग्जरी कार को देखा है और मन में कहा हो, काश ये मेरी होती? हो सकता है, पर एक सच बताएं, आपने उस आदमी के बारे में क्या सोचा जो वो कार चला रहा था? कुछ भी नहीं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब लोग महंगी चीजें दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, लोग सिर्फ उन चीजों से प्रभावित होते हैं, आपसे नहीं। द पैराडॉक्स इज पीपल वॉन्ट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, बट फ्लॉन्टिंग वेल्थ रेयरली गेट्स यू ईदर। लोग आपको उस गाड़ी से जोड़कर इज्जत नहीं देते, वो उस गाड़ी को देखकर खुद की कल्पना करते हैं, वाओ मैं इस कार में कितना अच्छा लगता। वो नहीं, मैं। हमें लगता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े लोगों की नजरों में हमें ऊंचा बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है। असल इज्जत तब मिलती है जब आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि वो भी कुछ खास है,
तो अगली बार जब आप कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदे कि लोग आपको देखकर कहें वाह, तो एक पल रुकिए। पूछिए खुद से, क्या मैं ये खुद के लिए खरीद रहा हूं या दूसरों की वाहवाही के लिए? सच्चा स्टाइल वो है जो शांत है। सच्ची अमीरी वो है जो दिखावे की मोहताज नहीं। जितना शांत अमीर बनोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको गौर से सुनेंगे, दिखावे से नहीं, दिल से। अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो हमें सिखाता है कि अपने पैसों को कैसे इस तरह खर्च किया जाए कि वो सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि तसल्ली और सुकून लेकर आए। चैप्टर 8, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। एक सच्चाई जो दिखावे की दुनिया में खो चुकी है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, आप देखते हो। अगर किसी के पास बड़ा घर है, आप देखते हो। लेकिन अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग है, वो आप नहीं देख सकते। दौलत वो चीज है जो छुपी रहती है, दिखावा नहीं करती, शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप सुरक्षा बनाकर बैठी रहती है। हम जिसे अमीर समझते हैं, वो अक्सर खर्च करने की ताकत दिखाता है, लेकिन असल में अमीर वो होता है जो खर्च ना करने की ताकत रखता है। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। सोचिए, आप एक आदमी को रोज नई गाड़ी में आते जाते देखते हैं, पर आप नहीं जानते कि उसके ऊपर 4 EMI चल रही है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज है और सेविंग्स शायद 0। दौलत का असली चेहरा वो है जो दिखाई नहीं देता। वो सेविंग्स में होती है, वो इन्वेस्टमेंट में होती है, वो उस नाव में होती है जो आपने किसी खर्चे को देखकर कहा। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टाग्राम पर दिखता है, वहां सच्ची अमीरी है खुद के लिए जीना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए कमाना और खर्च करना बंद कर देते हैं, तो आप पहली बार खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। दौलत कोई चीज नहीं है जिसे आप पहनते हैं। दौलत एक सुरक्षा है जो चुपचाप आपकी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है, घबराओ मत, मैं हूं ना। अब अगला अध्याय बताएगा कि आप जितनी ज्यादा लचीलापन अपनी जिंदगी में रखेंगे, उतनी ही ज्यादा शांति और ताकत आप महसूस करेंगे। चैप्टर 9, सेव मनी, यानी बचत वो ताकत जो आपकी किस्मत बदल सकती है। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो दिमाग में आता है इनकम, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, स्ट्रैटेजी। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन सब से ऊपर है बचत। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना वो कला है जो ज्यादातर लोग सीखते ही नहीं। यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव, जस्ट सेव बिकॉज द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। बचत सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं होती, ये एक आदत होती है, एक मानसिकता, एक सुरक्षा कवच। आपकी इनकम कितनी है, ये इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप उस इनकम से कितना बचा पा रहे हैं। अगर आप 50,000 रुपए कमाकर 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपकी दौलत 0 है। बचत आपको आजादी देती है, खुद के फैसले लेने का हक, मुसीबत के वक्त मजबूर होने से बचने की ताकत। बचत आपको मजबूरी से आजादी की तरफ ले जाती है। आपको हर चीज के लिए बचाने की वजह नहीं चाहिए। बचत वो पावर है जो आपको हालातों से एक कदम आगे रखती है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई जॉब छूट जाए या कोई अचानक मिला मौका, हर बार आपकी बचत ही वो चुपचाप खड़ा सिपाही है जो कहता है, डरो मत, तुम गिरोगे नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे कि बचत से कुछ नहीं होता, तो याद रखिए, बचत आपको वो सब दिला सकती है जो प्लानिंग, स्कीम और हाई सैलरी भी नहीं दिला सकती। अब अगला अध्याय एक गहरा सवाल उठाता है, क्या आप खुद को कभी काफी कह पाए हैं? चैप्टर 10, रीजनेबल, यानी तर्क नहीं, समझदारी जरूरी है। एक ऐसी बात जो हमें एक्सेल शीट से बाहर आकर दिल से सोचना सिखाती है। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां 90% चांस है कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन 10% चांस है कि आप सब कुछ खो दोगे।
आप क्या करेंगे? अगर आप 100% तर्क से सोचें तो आप कहेंगे करो रिस्क, फायदा बड़ा है। लेकिन अगर आप इंसान की तरह सोचें तो शायद आप रुक जाएं। यही है फर्क रैशनल और रीजनेबल में। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग एक्सेल पर फैसले नहीं लेते, वो दिल, डर, परिवार और नींद को देखकर फैसले लेते हैं। कभी कभी हम पैसे का ऐसा फैसला लेते हैं जो रिटर्न के हिसाब से बेवकूफी लगता है, लेकिन जिंदगी के सुकून के लिए समझदारी होती है। कुछ लोग किराए के घर में रहकर ज्यादा निवेश करते हैं, कुछ लोग खुद का घर खरीदते हैं ताकि मन को शांति मिले। दोनों सही है, अपने अपने हालात और सोच के अनुसार। आपका लक्ष्य सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक टिक सकें, बिना टूटे, बिना थके। Being reasonable helps you stay in the game. And in finance, staying in the game is everything. Background, hopeful, mellow, uplifting tone. इसलिए जरूरी नहीं कि आप सबसे स्मार्ट बने, जरूरी यह है कि आप ईमानदार बने खुद के साथ। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको चैन की नींद नहीं लेने देता, तो वो तर्क चाहे कितना भी सही हो, आपके लिए गलत है। पैसे का खेल कोई कंप्यूटर नहीं खेलता, इंसान खेलता है, और इंसान की जरूरत होती है बैलेंस की, सुकून की, नींद की। इसलिए हमेशा वो फैसला लो जो ठीक नहीं बल्कि टिकाऊ हो। अब अगला अध्याय है उस मानसिकता के बारे में जो कहती है अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्या तुम ना कहने की हिम्मत रखते हो। चैप्टर 11, यू मी, यानी तुम और मैं। पैसों को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि हर इंसान की आर्थिक यात्रा एकदम अलग होती है। अगर कोई आदमी हर दिन शेयर खरीदता है और हर हफ्ते बेच देता है, तो क्या वो बेवकूफ है? शायद नहीं। शायद वो एक ट्रेडर है और उसका टाइम फ्रेम है एक दिन। अब आप वही स्टॉक 10 साल के लिए खरीदते हैं, तो क्या आप बेवकूफ है? शायद नहीं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम है लाइफ टाइम। यू एंड मी, हम दोनों पैसों को एक जैसे नहीं देखते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सबकी जिंदगी, अनुभव और डर अलग है, इसलिए हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस भी अलग होंगी। कोई पैसा जल्द बनाना चाहता है, कोई पैसा टिकाना चाहता है, कोई रिस्क लेना चाहता है, कोई सिर्फ बचाना। और ये सब सही हो सकते हैं अपने अपने नजरिए से। समस्या तब होती है जब हम दूसरों के फैसले को अपने चश्मे से देखते हैं। हम किसी के ट्रेडिंग मूव्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखी हुई लाइफस्टाइल से अपनी सेविंग्स की दिशा बदल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आपको सिर्फ वही निर्णय लेने चाहिए जो आपकी कहानी, आपकी जरूरत और आपकी नींद के हिसाब से सही हो। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट विद योर ओन गोल्स। इसलिए जब अगली बार आप सोचें कि वो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों नहीं, तो खुद से पूछिए, क्या वो मेरी तरह जी रहा है? क्या उसके डर, सपने, जिम्मेदारियां मेरे जैसे हैं? शायद नहीं। अब अगला अध्याय बताएगा कि क्यों दुनिया में सबसे सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जैसे कोई बुजुर्ग अपने पोते को आखिरी सीख दे रहा हो, जैसे जिंदगी आपको चुपचाप कुछ बड़ा समझा रही हो। पैसे को समझना गणित का खेल नहीं है, ये एक भावनात्मक यात्रा है। डर, उम्मीद, लालच, ईर्ष्या और सबसे बढ़कर संतोष की। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में हमें बार बार यही सिखाया कि स्मार्ट बनने से पहले हमें इंसान बनना होगा। हर इंसान की फाइनेंशियल कहानी अलग होती है। हर फैसले के पीछे एक अनुभव छुपा होता है और हर गलती एक सीख होती है। दौलत सिर्फ पैसों में नहीं होती, दौलत होती है आजादी में, सादगी में, धैर्य में और उस विनम्रता में जो कहती है, मेरे पास जो है वो काफी है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, अपने लिए जीना सीखो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं।
और पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। अब जब आप इस किताब से बाहर निकलते हैं तो एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, मैं पैसे को चला रहा हूं या पैसा मुझे? अगर आप इस सवाल का जवाब रोज सच्चाई से देने लगे तो आप ना सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि सुखी, शांत और मुक्त भी बनेंगे। और आखिर में यही है पैसे की सच्ची साइकोलॉजी, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया हो तो इस सफर को किसी अपने के साथ जरूर बांटें, क्योंकि सीख तभी पूरी होती है जब वो आगे बढ़े। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इस आवाज ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही किसी कहानी में उतरें तो आप भी हमारे साथ चल सकें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कमेंट में लिखिए आपको इस कहानी की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक आईना था हमारी और आपकी जिंदगी का। और हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद को समझिए, पैसा सिर्फ एक जरिया है, असली दौलत है समझदारी।